नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, एमडी मेडिसिन, फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, जयपुर से। वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड के अंदर हम एक बहुत ज्वलंत क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा ये चैनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिकल साइंस और सनातन वैदिक धर्मा को और उसके साइंटिफिक एप्लीकेशन को बढ़ावा देता है और मिला के एक हॉलिस्टिक अप्रोच, माइंड बॉडी और सोल तीनों को एक पैरामीटर के ऊपर तोल के उसके अंदर ब्लिसफुलनेस के स्टेट की तरफ बढ़ाने के लिए अग्रसर होता है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक ज्वलंत टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, वो है स्ट्रीट डॉग वर्सेस ह्यूमन लाइफ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल ऑफ सडन स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि दिल्ली की सड़कों से स्ट्रीट डॉग को हटाया जाए, तो पूरा हिंदुस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक पक्ष के लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि इन डॉग्स को सड़कों पे से हटाया जाए ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा रहे और सड़क के ऊपर स्ट्रीट और स्ट्रे डॉग से होने वाले खतरों से बचा जा सके। दूसरी तरफ सो कॉल्ड एनिमल एक्टिविस्ट वो कह रहे हैं कि नहीं, इन कुत्तों को भी जीने का हक है, कुत्ते हैं तो क्या हुआ। तो इसको देखते हुए एक फिजिशियन प्रोस्पेक्टिव क्या है इस स्ट्रीट डॉग क्राइसिस के ऊपर, हम कंपेशन को पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं और उसके अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, क्या उसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन है, और स्ट्रीट डॉग से काटने से होने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी रेबीज, अगर आपने किसी को रेबीज डायग्नोस कर दिया तो आप उसका डेथ वारंट साइन कर रहे हो। हमारी मेडिकल की लैंग्वेज के अंदर, हमारी पीएसएम की किताब में ये लिखा हुआ होता है, क्योंकि 100% मॉर्टेलिटी है। 100% लोग रेबीज होने के बाद में, अगर आपने डायग्नोस कर दिया कि इसको रेबीज है, तो वो शर्तिया मर जाएगा, क्योंकि उसको बचाने का हमारे पास अभी तक कोई तरीका नहीं है। तो डॉग बाइट, ब्रेन इन्फ्लेमेशन, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, हड़किया, और इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने करंट सिचुएशन में डायरेक्टिव जो दिया है, उसने कहा है कि सिविक बॉडी को कहा है कि सड़क पे से कुत्तों को हटा दिया जाए और ये कुत्ते सड़क पे नहीं होने चाहिए, इन लोगों के लिए आप शेल्टर होम बनाए। इन्होंने ये नहीं कहा कि इन कुत्तों को मार दिया जाए, इन्होंने कहा सड़क पे से हटाओ, इनको शेल्टर होम में रखो, वैक्सीनेट करो और इनकी इनकी भी देखभाल करो। क्यों ऐसा करो? क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हिंदुस्तान के अंदर हो गया है इन डॉग बाइट्स के कारण। कुत्तों के कारण जो समस्याएं हो रही हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है? लीगल फ्रेमवर्क कहता है, एबीसी रूल है 2023 का। इसको एबीसी रूल क्या है? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है। ये कहता है कि आप कुत्ते को पकड़ो, उसको स्ट्राइल करो, उसको वैक्सीनेट करो और एग्जैक्टली जहां पकड़ा था उसी जगह पे वापस ले जाके छोड़ दो। ठीक है। बैलेंसिंग द राइट, सिटीजन राइट टू लाइफ इज आर्टिकल 21 और डॉग राइट टू लिव विद डिग्निटी इज आर्टिकल 51A। इन दोनों के बीच की लड़ाई है। लेटेस्ट ऑर्डर क्या है? रिमूव स्ट्रे डॉग फ्रॉम पब्लिक एरिया ऑफ द एनसीआर, प्रायोरिटाइज ह्यूमन सेफ्टी रूल। राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट ने भी इसी एक के बाद में एक नया डायरेक्टिव दिया और राजस्थान के अंदर जयपुर की ये म्यूनसिपैलिटी को ये कहा है कि सड़कों पे से इन कुत्तों को हटाया जाए। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? स्केल ऑफ प्रॉब्लम है 30 to 37 lakhs एनुअल डॉग बाइट केसेस है। ये दोस्तों वो केसेस है जो रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड केस और अनरिपोर्टेड केस का मैग्नीट्यूड मैं आपको बता दूं। जैसे आज मुझे एक डॉग ने काट खाया, तो मैं अपने नियरेस्ट पॉसिबल जो क्लिनिक है उस क्लिनिक पे जाऊंगा। उस क्लिनिक वाला मुझे देखेगा, डॉग बाइट की ग्रेडिंग करेगा और मुझे वैक्सीनेट कर देगा, लेकिन वो बंदा रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि डॉग बाइट रिपोर्टिंग इज नॉट कंपल्सरी।
फॉर ए प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड द हॉस्पिटल। तो आप इस डाटा को एटलीस्ट 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। 1,20,00,000 से 1,50,00,000 डॉग बाइट के केस हैं साल भर के अंदर। रोज जो 10,000 का इंसिडेंस दिख रहा है, ये 40 से 50,000 का इंसिडेंस है। और जो 200 से 300 की जो रिपोर्टेड डेथ है, ये केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो डेथ है रेबीज के कारण, या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो डिपार्टमेंट ऑफ रेबीज है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है, वहां पे जो रिपोर्टेड है वो 300 है। तो इसको आसानी से आप 4 गुना कर लोगे तो 1,000 से 1,200 लोग हर साल डॉग बाइट से मारे जा रहे हैं। रेबीज, रेबीज क्या है? 100% फेटल है। अब वंस सिम्टम अपीयर हो गया तो उसमें 100% मॉर्टेलिटी है और कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है। और लेकिन साइमल्टेनियसली ये 100% प्रिवेंटेबल है। और प्रिवेंशन की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है ना, वो वुंड वॉशिंग के अंदर है। अभी अपन उसको आगे डिस्कस करेंगे। वैक्सीन हाईली इफेक्टिव वैक्सीन है। और इम्यूनोग्लोबुलिन अगर एडमिनिस्ट्रेड साथ में कर लो तो आपका प्रोटेक्शन रेट ऑलमोस्ट 99.9% के आसपास आ जाता है। ये बाल्टीमोर ग्रुप का ये वायरस है, और डॉग्स के अंदर होता है, कैट्स में होता है, बैट्स में होता है, और रकून जो इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, आज अमेरिका और कनाडा उस साइड में मिलते हैं, वाइल्ड रकून से अवॉइड करने को कहा जाता है। एनिमल हैंडलर्स, डॉग हैंडलर्स, वेटरनरी हॉस्पिटल वालों को तो ऑलरेडी रेबीज का प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन से लगाया जाता है। रेबीज का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल क्या है, इसको अपन देखते हैं। जो डॉग बाइट होती है या एनिमल बाइट जो होती है, उसके कारण सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वुंड केयर और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस को अपन डिस्कस करेंगे। वुंड केयर सबसे इंपॉर्टेंट और इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द वैक्सीन है। और इस बात को एम्फेसिस करने के लिए ही मैंने ये एपिसोड बनाया है। पहली स्टेप क्या है? वॉश थोरोली। वुंड को रनिंग वाटर के नीचे 15 से 20 मिनट तक वॉश करना है। ये नहीं कि हमने 1 मिनट के लिए नल, 1 मिनट भी नल नहीं खोलोगे आप 30 सेकंड भी नल के नीचे वॉश नहीं करोगे। इसको कितनी देर वॉश करना है दोस्तों? 15 से 20 मिनट तक। और साथ में प्रॉपर एंटीसेप्टिक अगर सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है तो वॉशिंग में यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? स्प्रिट हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, और बिटाडीन हो सकती है, हेक्सिडीन हो सकती है। अगर आपके पास कोई कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अगर आपको अवेलेबल नहीं है, तो कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है, कास्टिक सोप, आप कोई भी जो कपड़े धोने का साबुन है उसको ले ले, जो हार्श कास्टिक सोप होता है, उससे आप इसको थॉरोली 15 मिनट रनिंग वाटर के नीचे वॉश करना है। और उसके बाद उस सोप को भी डिस्कार्ड कर देना है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेशर डाल के उस ब्लीडिंग को बंद कर सकते हो वॉशिंग के बाद। और स्टिचिंग अवॉइड करनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप प्रेशर से उसको बंद कर सकते हो तो स्टिचिंग अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टिच करोगे तो न्यूरल डैमेज होने की संभावना रहती है। और हम कोई एक नया न्यूरल डैमेज नहीं करते हैं, क्योंकि जो वायरस है ना, वो ट्रेवल नर्व्स के थ्रू करेगा। इसलिए जब वॉश करोगे तो जो वायरस है वो 99.9% वायरस वॉशिंग से आपके बॉडी से दूर हो जाएंगे। और अगर वो बॉडी से दूर हो गए तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? साइमल्टेनियसली हम ये मान के चलते हैं कि अगर डॉग बाइट या एनिमल बाइट हो रही है तो टेटनस का भी खतरा है, तो टेटनस का प्रोफाइलेक्सिस कर लो। अगर आपका वुंड है, उसके रिक्वायरमेंट के आधार के ऊपर आप उसके अंदर एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर आपको चाहिए तो वो उसके साथ में डॉक्टर आपको एडवाइस कर देंगे। रेबीज का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या है? अगर केवल टचिंग एंड फीडिंग एनिमल करके चला गया इंटैक्ट स्किन के ऊपर, अगर, तो इसको ग्रेड 1 एक्सपोजर कहते हैं। अगर आपकी स्किन इंटैक्ट है तो आपको कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है। कैटेगरी 2 के अंदर क्या है? निबलिंग कर गया है, अनकवर्ड स्किन पे माइनस स्क्रैचेस आ रहे हैं विदाउट ब्लीडिंग, तो वैक्सीन खाली लगाते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर करते हैं ट्रांसडर्मल बाइट है, स्क्रैच है, लिक्स ऑन द ब्रोकन स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक्सपोजर है, तो वैक्सीन प्लस रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एडवाइजेबल है। वैक्सीन का शेड्यूल क्या है?
जीरो। फर्स्ट डोज क्या है, डे ऑफ एक्सपोजर है। जिस दिन कुत्ता काटेगा उसके जल्दी से जल्दी आपको ये डेट ऑफ एक्सपोजर है। डेट ऑफ एक्सपोजर डॉग बाइट वाला दिन है। अगर आप वैक्सीन अगले दिन भी लगा रहे हो तो भी ये जो जीरो, डे 3, डे 7, डे 14 एंड डे 28 है, ये चेंज नहीं होने चाहिए। वैक्सीन लगेगा कहाँ, आपकी डेल्टॉइड के ऊपर इंट्रामस्कुलर लगेगा, या अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से गवर्नमेंट में लगाना चाहते हैं तो 2 साइट के ऊपर इंट्राडर्मल भी लग सकता है। वैक्सीन के अलावा जो ग्रेड 3 बाइट है, जिसके अंदर ज्यादा खून आ रहा है या ज्यादा बड़ा वुंड है, और स्पेशली हाथ में, हैंड्स और फेस, इसको कैटेगरी 3 वुंड माना जाता है। तो कैटेगरी 3 वुंड के अंदर हम क्या करते हैं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो कि कैटेगरी 3 में होते हैं, तो वुंड के साइट के ऊपर या उसके आसपास उसको इंजेक्ट करते हैं। और रिमेनिंग जितना होता है 50% वुंड के आसपास इंजेक्ट कर देते हैं, 50% आपको आईएम लगा दिया जाता है। डोज क्या है, 20 यूनिट पर केजी बॉडी वेट है। अ, अगर ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है तो 20 IU पर केजी है, और अगर घोड़े से जो बनने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है तो 40 IU पर केजी है। और आईएम कहाँ लगाओगे, आईएम वही डेल्टॉइड में ही लगाना है, कूले पे नहीं लगाते हैं ये इंजेक्शन। रेबीज का पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस मैंने आपको बता ही दिया है। जो अपने को हमेशा याद रखना है, जो आज की टॉक की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है नेवर डिले द वुंड वॉशिंग। 15 मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। लाइट लाइट चली गई है इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है, हमें वुंड वॉशिंग को डिले नहीं करना है। और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जो है वो थ्री थ्री डोजेस जो है वो डे 0, डे 7 और डे 21 के अंदर होती है। और बूस्टर जो होता है, प्री प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस किन के लिए जरूरी है, वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए जरूरी है, डॉग हैंडलर्स के लिए जरूरी है, या जो एनिमल जू कीपर्स होते हैं उनके लिए जरूरी है। तो ये सब लोगों के लिए ये है। फ्रेश बाइट हो जाएगा तो ओनली 2 बूस्टर नीडेड होते हैं। और फ्यूचर के अंदर स्पेशल पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिव वुमन को सेफली दोनों वैक्सीन दिए जा सकते हैं, जो कि आप ये रेबीज वैक्सीन भी मान सकते हो, और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों के इसका उसके अंदर कोई नहीं, क्योंकि रिस्क और जो डेथ का जो प्रोफाइलिंग है वो ये हमेशा वैक्सीन के फेवर में रहेगा। फाइनेंशियल बर्डन क्या आता है भाई, ये किसी, आप तो कह दोगे कि सड़क पे आपको एक कुत्ते ने काट लिया क्या फर्क पड़ गया। वैक्सीन की कॉस्ट है दोस्तों 1500 से 3000 रुपए पर कोर्स ऑफ द। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको इस क्या होता है, और स्पेशली 5 से 7 बार आपको डॉक्टर के पास जो जाना पड़ेगा उसकी कॉस्ट अलग है। इम्यूनोग्लोबुलिन की कॉस्ट को अगर हिंदुस्तान में अपन करते हैं तो अगर इक्वाइन वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है तो 1000 रुपये के आसपास पड़ेगा, और ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन की कॉस्ट 20,000 रुपये के आसपास है। तो इसका मतलब है कि आपको एक स्ट्रे डॉग अगर काटता है तो आप नहीं नहीं करके प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर इलाज कराओगे तो 25,000 रुपये नीचे आ जाओगे, जो हिंदुस्तान में बहुतायत के अंदर कॉमन पॉपुलेशन की पर मंथ की तनख्वाह के बराबर है। तो ये जो फाइनेंशियल बर्डन है इसको भी हमें सोचना पड़ेगा। और कल्चरल कंटेक्स्ट में हिंदुस्तान से बढ़िया दुनिया में मेरे को कोई सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं लगता, जहाँ पे हम एनिमल को कंपेशनेट एनिमल की तरह रखते हैं। गाय को हम माता की तरह पूजते हैं, बैल को हम नंदी, शिव भगवान के वाहन नंदी की तरह रखते हैं। और जो डॉग है उसको भैरव का वाहन माना गया है। और दत्तात्रेय भगवान को जब भी पिक्चराइज किया गया है तो उनके आसपास में मल्टीपल डॉग्स
आपको देखने को मिल सकते हैं। भोलेनाथ की स्पेशल कृपा है, क्योंकि काल भैरव का जो के साथ में हमेशा डॉग को डिसाइड किया गया है, तो इसलिए हम एंटी डॉग नहीं है। हिंदू सनातन धर्म एंटी डॉग नहीं है। हम डॉग को बहुत कंपेशनेट तरीके से रखते हैं, और डॉग को यम का वाहन भी माना गया है, तो इसीलिए रेबीज 100% मोर्टेलिटी वाली होती है। ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या है? पूरे अक्रॉस वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन कैप्चर करता है स्ट्रीट डॉग को, उनको स्ट्राइल करता है और रिलीज कर देता है, और वैक्सीनेट कर दिया जाता है। इन्होंने ये माना है कि अगर 70% डॉग्स अगर वैक्सीनेटेड हैं, स्ट्रे डॉग्स, तो आपको वाइल्ड वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाइल्ड वायरस उनके अंदर स्प्रेड नहीं हो सकता है। कलिंग, कलिंग यानी किल करना। इसको अंडरलाइन कॉज का टेम्परेरी रिडक्शन तो हो जाएगा, और प्रिवेंटेबल सॉल्यूशन इसके अंदर रहेगा। लोगों को थोड़ा सा ह्यूमनाइज नेचर के चलते लोगों को ये अच्छा ऑप्शन नज़र नहीं आता है। लोगों को लगता है कि यार ये इनह्यूमन तरीके से ट्रीटमेंट है इसका। लेकिन अल्टीमेटली अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि आज जो जो सारे एनिमल लवर्स डॉग को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना गाना गा रहे हैं, वो लोग उस समय कहाँ चले जाते हैं जब बर्ड फ्लू के कारण करोड़ों मुर्गियों को आप बर्ड्स को आप कल कर देते हो, या स्वाइन फ्लू आता है तो लाखों सूअरों को आप मार डालते हो। तो क्या एनिमल टू एनिमल ये वेरी कर रहा है, या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है कि स्ट्रीट डॉग को आज आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, और कल आप जो भारत के अंदर आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको भी आप इसी तरीके से प्रोटेक्ट करोगे कि आप इनको भी स्ट्रीट से मत हटाओ। तो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मास वैक्सीनेशन है, स्टरलाइजेशन है, पब्लिक एजुकेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है। और वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग जो होता है वो केवल वेस्ट के ऊपर फीड करता है, और आजकल एक नया ट्रेंड और आ गया कि स्ट्रीट डॉग को फीड कराओ। ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, शनि का उपाय होता है। वैसे इस बार शनिचरी अमावस्या आ रही है इस शनिवार को, जो कि बहुत बड़ी अमावस्या है, और उस दिन अगर आप डॉग को खाना खिलाओगे तो आपको शनि से और राहु से दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। केतु के लिए भी डॉग को खाना खिलाते हैं, लेकिन उस दिन केतु को काले और सफेद धारीदार डॉग को अगर आप खाना खिलाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो यूनिवर्सल एसेस होना चाहिए, वैक्सीन की कॉस्ट कम होनी चाहिए और थोड़ा सा, क्योंकि 25,000 रुपये एक आम आदमी के लिए एक डॉग काटने की कीमत बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन टोल क्या है अगर इनएक्शन अगर रहेगा तो प्रिवेंटेबल डेथ है, स्पेशली बच्चों के अंदर, तो इसको प्रॉपर पोस्ट बाइट कह रहे हैं। लेकिन बड़ा मैंने ये नहीं है, बड़ा मैंने ये है कि जो घर के बाहर खेलता हुआ छोटा बच्चा है उसको स्ट्रीट डॉग खा के उसको जान से मार डाल रहे हैं। अगर कोई एल्डरली सड़क के ऊपर स्ट्रीट पे वॉक कर रही है और उसको डॉग ने काटा, तो उसके कूल्हे की हड्डियां टूट जाती है गिरने के कारण, और कई कई जगह तो आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जिसके अंदर डॉग बाइट के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। और एक पिटबुल जैसे खतरनाक डॉग को लेके लोग बाग घूमते हैं जो मालिक के कंट्रोल में नहीं आता है। पिटबुल का जो लॉक होता है वो बाइट करने के बाद में लॉक हो जाता है, तो उसके कारण वो डेंजरस डॉग्स की श्रेणी में है। दुनिया के कई कंट्री के अंदर तो उनको पालने पे भी बैन है, लेकिन हमारे यहाँ पे वो आपको सड़क के ऊपर हो जाएगा। और मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर सैकड़ों बार प्राइवेट पालतू डॉग द्वारा ही बड़ी मैसिव सीवियर डॉग बाइट्स देखी हैं, स्ट्रे डॉग्स के द्वारा, मल्टीपल स्ट्रे डॉग्स के द्वारा। छोटे छोटे बच्चे, एल्डरली फीमेल्स और लोगों के अंदर मल्टीपल डॉग बाइट्स के कई केसेस हम देख चुके हैं, और उसके कारण उनको क्या सफरिंग होती है उससे हम अच्छी तरह वाकिफ है। एक फिजिशियन होने के नाते मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है? अगर ह्यूमन लाइफ और डॉग लाइफ, ह्यूमन राइट वर्सेस डॉग राइट्स को अगर आप कभी भी कंपेयर करोगे, तो आपको ह्यूमन की जो लाइफ है उसको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। यही रूल है। अगर हम हमारा जो गायनी वाला एग्जांपल लेते हैं, मदर एंड चाइल्ड की लाइफ, मदर एंड प्रेग्नेंट फीमेल के केस के अंदर मदर एंड चाइल्ड के अंदर दोनों में से किसकी जान बचाना जरूरी है, तो प्रायोरिटी हमेशा मदर रहती है। उसी तरह ह्यूमन और डॉग के अंदर प्रायोरिटी हमेशा ह्यूमन रहेगी। और इसी कारण से
इसी कारण से जब स्वाइन फ्लू होता है तो हजारों बेगुना बर्ड्स मारी जाती है। जब बर्ड फ्लू के समय हजारों बेगुना बर्ड्स मारी जाती है, स्वाइन फ्लू के समय हजारों बेगुना स्वाइन मारे जाते हैं, तब एक भी एक्टिविस्ट इलिफ से बे भी नहीं बोलता है। तब उन सब के मुंह पे टेप लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार कि बर्ड फ्लू ज़्यादा हो जाएगा तो हम नहीं फैलेंगे। अभी तो ये कुत्ता किसी और को काटेगा, हमें नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि हम तो घर से निकलते ही कार में बैठ जाते हैं और कार में बैठ के हम ट्रेवल करते हैं और कार से आते हैं। उन लोगों का सोचो दोस्तों, जो घर से निकलते हैं, घर के बाहर आते हैं और वहाँ बैठे 8-10 स्ट्रीट डॉग्स का जो पैक है वो उनके ऊपर टूट पड़ता है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग डर के मारे आजकल सड़कों पे निकलना बंद कर दिया उन्होंने। ह्यूमन सेफ्टी को नंबर 1 पे रखना चाहिए, एनिमल वेलफेयर को सेकेंडरी नंबर पे रखना चाहिए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और इम्प्रूव करना चाहिए, कम्युनिटी को एंगेज करना चाहिए, डॉग फीडिंग के जो स्ट्रीट पे होती है उसको बंद करना चाहिए। अगर आपको डॉग फीड देना ही है तो शेल्टर्स में जाओ, वहाँ पे उनको जरूरत भी है, आप अच्छा खासा पैसा उनको डोनेट करो, उनको खाना खिलाओ, उनकी सेवा करो। कौन मना कर रहा है आपको? एनिमल एक्टिविस्ट सारे दिन जो कमेंट कर रहे हैं ये अपने घरों में इन कुत्तों को क्यों नहीं पालते हैं, इनके घर के लोगों को अगर डॉग बाइट होगा तो क्या ये इनका रीजनिंग ऐसी ही रहेगी क्या? पॉलिसी इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, एबीसी रूल को स्ट्रिक्टली करना चाहिए, हेल्थ केयर असेस करनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस करनी चाहिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर कलिंग ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग बर्ड फ्लू आउटब्रेक एंड द पिग्स ड्यूरिंग द स्वाइन फ्लू आउटब्रेक इज ए कॉमन प्रैक्टिस। और इसके खिलाफ कोई भी, न सुप्रीम कोर्ट और न कुछ कोई और एक्टिविस्ट, न पेटा, कोई भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। तो इसलिए कलिंग माइट बी पॉसिबल है आंसर डॉग के लिए। अगर इसी का मैनेज बढ़ता रहेगा तो आपको ह्यूमन लाइफ को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। कंक्लूजन क्या है? बैलेंसिंग कंपेशन विद सेफ्टी। हमें डॉग बाइट और रेबीज से अपने आप को प्रिवेंट करना है, और उसके प्रिवेंशन के लिए हमेशा आपको सतर्क रहना है। और गलती से अगर आपको कोई एनिमल बाइट हो जाती है, डॉग बाइट हो जाती है, तो दोस्तों आज के इस पूरे एपिसोड का कक्स ये है कि आपको 15 मिनट रनिंग वाटर के नीचे, अगर आपको कोई एंटीसेप्टिक मिलता है तो उसको यूज़ करके, और अगर वो नहीं मिलता है तो कास्टिक, हाई कास्टिक वाले जो कपड़े धोने के साबुन होते हैं उसकी सहायता से आपको वॉश करना है। दिस मेथड अलोन इज ऑलमोस्ट एज एफिकेशियस एज वैक्सीन। चलिए, डॉग और ह्यूमन के इस लड़ाई के अंदर हमें, चूंकि सनातन धर्म के अंदर तो भगवान युधिष्ठिर भी अपने कुत्ते के लिए स्वर्ग के द्वार पर अड़ गए थे कि अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो अपने कुत्ते को साथ में लेके जाऊंगा। तो हमारा हिंदू सनातन धर्म तो भैरव के वाहन के लिए लड़ ही सकता है, लेकिन सरकार को इसके ऊपर अपनी एबीसी पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीकेट करना है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले एपिसोड के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।